नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज हम समझने जा रहे हैं राजनीति का जो चैप्टर नंबर 4 है वो समझने जा रहे हैं भारत के विदेश संबंध। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। पंचशील सिद्धांत के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो नासिर मार्शल टीटो, जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं इस चैप्टर से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गुटनिरपेक्ष की नीति के संदर्भ में तटस्थता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है युद्ध में शामिल न होने की नीति की पालना करना। पूछा जा सकता है पंचशील सिद्धांत पर जो हस्ताक्षर है वो किस किसने किए? तो ये हस्ताक्षर किए भारत के तो जवाहरलाल नेहरू ने और चीन के चाउ एन लाई ने किए थे 29/4/1954 को। ये हुए थे आपके हस्ताक्षर पंचशील के सिद्धांत पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश डालता है? तो उपयुक्त सभी। जैसे कि आपको याद है सर, इसका मतलब क्या है? किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार कर देना, उपनिवेशवाद से मुक्त स्वतंत्र देशों विदेश नीति अपनाने का समर्थन करना, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान व केंद्रित करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कौन से 2 हिस्से हुए? तो ये हुए कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय विदेश नीति की विशेषता क्या है? तो ये आपके पंचशील सिद्धांत जो कि 29/4/1954 को चाउ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री जी तो उनके मध्य एक समझौता हुआ था जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। तो ये था। और जो पहले विदेश मंत्री थे वो भी आपके कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय विदेश नीति किन कारकों से प्रभावित है? तो ये है आपके घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय कारक। भारतीय विदेश नीति के जनक कौन है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? तो 120 सदस्य। ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के 20 वर्ष की शांति के लिए मित्रता व सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किया? तो ये किया आपके 1971 में। 1950 में किस देश ने तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया? तो यह है आपके चीन। ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इस वर्ष तिब्बती नेता दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो 1959 में मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर किस देश के साथ विवाद चलता था? तो पाकिस्तान के साथ। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 29 अप्रैल 1954 को भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसके साथ पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किया? जैसे मैंने आपको बताई था, तो चाइना के कौन थे? तो चाउ एन लाई थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया? तो ये किया आपके 1998 में। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि ये परमाणु जो परीक्षण है ये कहाँ पर हुआ? परीक्षण है ये हुआ आपके पोखरण में। और जो पहला परमाणु परीक्षण है वो भी पोखरण में हुआ। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? या आप कमेंट में आंसर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वर्ष इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में एशिया अफ्रीका जो सम्मेलन है उसका आयोजन हुआ था? तो इसका आंसर है 1955 में। 1966 में किन देशों के मध्य ताशकंद समझौता हुआ? तो इसका आंसर है भारत व पाकिस्तान। ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम बेलग्रेड सम्मेलन हुआ? तो ये हुआ आपके 1961 में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो ये किया आपके 1974 में। ये भी हुआ था पोखरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। तो ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौता हुआ आपके 1966 में। शिमला समझौता हुआ था 1972 में। पंचशील की घोषणा कब हुई थी? तो 1954 में। और भारत चीन युद्ध हुआ था आपके 1962 में। तो इसी प्रकार से जो ये युद्ध है तो ये हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अति लघुत्तरात्मक टाइप के क्वेश्चन। किसी देश की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस आर्मी का गठन किया? तो इंडियन नेशनल आर्मी का। शीत युद्ध के दौरान भारत किसी भी खेमे में शामिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसे जो महाशक्ति है उसके गठबंधन से अपने आप को अलग रखना है। इसीलिए जो भारत है वो भारत के साथ में कई और अन्य जो देश है उनके साथ भारत ने अपना एक नया ही गुट बनाया, जिसे कहा गया गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। युद्ध के दौरान भारत किसी देश में शामिल क्यों नहीं हुआ? ये क्वेश्चन हो गया अपना। चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन है? तो भारत। पंचशील सिद्धांत की घोषणा किसने व कब की? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पंचशील सिद्धांत है इसकी घोषणा 29 अप्रैल यानी कि 29/4/1954 को चाउ एन लाई हुआ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
हुई। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दलाई लामा को शरण कब दी? तो 1959 ईस्वी में दी। ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। दलाई लामा ने भारत में अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? तो धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत ने चीन पर आक्रमण कब किया? तो 1962 में किया, अक्टूबर 1962 में किया। प्रथम एशियाई सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो 1947 में भारत में। सिंधु जल संधि समझौता कब व किसके मध्य हुआ? तो ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के मध्य हुआ था आपके सिंधु जल समझौता। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशकंद समझौता कब हुआ, किसके मध्य हुआ? तो ताशकंद समझौता आपके हुआ 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के मध्य हुआ ताशकंद समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मुजीबुर रहमान कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। पूर्वी पाकिस्तान के अवामी लीग के नेता व बांग्लादेश के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश स्वतंत्र कब बना? तो ये हुआ बना था आपके 1971, यानी कि 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ, किसके मध्य हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हुआ था आपके 1972 में भारत की प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत व सोवियत संघ के मध्य शांति व सहयोग का 20 वर्षीय संधि कब हुई? तो ये हुई थी आपके अगस्त 1971 में। भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कब किए? तो भारत ने अपने परमाणु परीक्षण 1974 और 1998 में किए। दोनों के दोनों जो परमाणु परीक्षण है वो कहाँ पर किए? तो ये किया आपके पोखरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? क्योंकि भारत इससे भेदभावपूर्ण मानता था। क्यों भेदभावपूर्ण मानता था? क्योंकि जो बड़े बड़े देश है तो उन लोगों ने तो पहले ही परमाणु के परीक्षण कर लिए, और जो परमाणु अप्रसार संधि थी इसका क्या मानना था? तो परमाणु अप्रसार संधि ये हस्ताक्षर कर देंगे तो हस्ताक्षर करने के बाद से ही आप किसी भी प्रकार के परमाणु का परीक्षण नहीं कर सकते। जबकि ये भारत भेदभावपूर्ण मानता था, क्योंकि जो बड़े बड़े देश है जैसे अमेरिका है, चाइना है, तो इन लोगों ने पहले ही अपने परमाणु परीक्षण कर लिए। लेकिन जो भारत है, भारत जैसे और छोटे जो देश है उन लोगों ने परमाणु परीक्षण नहीं किया, तो इसकी वजह से परमाणु परीक्षण नहीं करना चाहती थी कौन? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अरब इजराइल युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ आपके 1973 में। सच्ची कूटनिरपेक्षता की नीति की घोषणा कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी, उस टाइम जनता पार्टी चलती थी, 1977 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ आते हैं आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विकासशील देशों ने किस प्रकार की विदेश नीति अपनाई? तो इन लोगों ने बनाया क्या? कूटनिरपेक्षता की नीति। ताकतवर देश अपनी मर्जी को ध्यान में रखकर विदेश नीति अपनाई, जिससे इन देशों को अनुदान व कर्जा मिल सके। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विकासशील देशों ने किस प्रकार की विदेश नीति अपनाई? तो या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कूटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जो विकासशील देश है उन लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में, जवाहरलाल नेहरू द्वारा निर्मित विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो कठिन संघर्ष, संप्रभुता को बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना व तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज़ाद भारत ने किस प्रकार की नीति विदेश नीति को अपनाया? तो कूटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिससे शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम किया जा सके। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ व इससे आंदोलन की नींव किस प्रकार से पड़ी? ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो बांडुंग सम्मेलन हुआ आपके 1955 में हुआ, इसे एफ्रो एशियाई सम्मेलन भी कहा जाता है। इसी से ही क्या हुआ? कूटनिरपेक्षता की नींव पड़ी। भारत व चीन के मध्य मुख्य विवाद क्या थे? तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आप पॉइंट लिख सकते हैं। एक तो भारत व चीन के मध्य सीमा विवाद, चीन लद्दाख वाले हिस्से अक्साई चीन व अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्या जताता था? हक जताता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन का संबंध कब बहाल हुआ? 1976 में दोनों देशों के मध्य राजनीतिक संबंध बहाल हुए और शीर्ष नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चीन गए थे और समझौता करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत व पाकिस्तान के मध्य मुख्य विवाद क्या था? तो ये विवाद था जम्मू कश्मीर की समस्या, और उसके अलावा सक्रीम सीमा विवाद, नदी जल विवाद और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद आदि थे भारत के व पाकिस्तान के मध्य मुख्य विवाद के कारण। शिमला समझौता कब हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जुलाई 1972 में हुआ था ये शिमला समझौता। किस किस के मध्य हुआ? तो ये हुआ था आपके इंदिरा गांधी के और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुआ था ये जो समझौता था। चलते हैं, सच्ची कूटनिरपेक्षता क्या है? जनता पार्टी सरकार की विदेश नीति के अनुसार भारत दोनों महाशक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगा, एक महाशक्ति की ओर अधिक झुकाव नहीं रखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत की परमाणु नीति क्या है? ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। भारत ने परमाणु
नीति में यह बात स्वीकार की है कि भारत इन हथियारों का प्रयोग शांति व ऊर्जा के क्षेत्र में करेगा। भारत अपने परमाणु हथियारों का जो प्रयोग है वो विहीन राष्ट्र के विरुद्ध नहीं करेगा। भारत परमाणु हमले की पहले ही नहीं करेगा, लेकिन जब भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार का प्रयोग करेगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के कोई मुख्य कारण बताइए, 2 मुद्दे बताइए। तो एक तो कश्मीर विवाद, एक सीमा रेखा विवाद, जल व नदी का विवाद, और उसके अलावा आतंकवाद। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपका। भारत की सुरक्षा नीति के कोई 2 घटक बताइए। तो अपने चारों तरफ परमाणु हथियार से लैस देशों को देखते हुए भारत ने 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण किया। नेक्स्ट आ जाता है आपके कि भारत ने सुरक्षा को हित में देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को जो मजबूत करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से जो आपका ये चैप्टर है ये हो जाता है आपका पूरा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।